उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि यूपी में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम योगी कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के लिए अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का दौरा करेंगे। सीएम 11 बजे मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं, जहां जिला कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते नजर आएंगे। इसके अलावा सीएम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 1 बजे के करीब सहारनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद सहारनपुर मंडल के अन्य जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने रविवार को नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा भी किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता पवन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पवन, कितनी देर में सीएम पहुंच जाएंगे मुजफ्फरनगर? हालांकि मुजफ्फरनगर में सीएम के पहुंचने को लेकर के पहले बहुत ही ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। अब मामला क्लियर है, सीएम पहुंचने वाले हैं। कब तक पहुंच जाएंगे? जी पूजा, मैं आपको बता दूं अभी 10:30 बजे हुए हैं और 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उड़न खटोला मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में उतरेगा, जहां से वो डीएम कार्यालय स्थित कचहरी पर पहुंचेंगे और वहां कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वहां जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी और मीडिया से रूबरू होंगे। उसके बाद प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के अंदर 5 गांव चयनित कर रखे हैं, जहां किसी एक गांव में जाकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे और हम आइसोलेट रहे मरीजों से बातचीत करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। ठीक है। उसके बाद पवन, हम बार बार इसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि सीएम जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर सीएम गांवों का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिन गांवों को प्रिपेयर किया गया है उनके अलावा अन्य गांवों की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा तमाम दर्शकों को बता दें। जी पूजा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस अगर प्रशासन का है तो केवल उन्हीं गांवों पर है जहां सबसे ज्यादा होम आइसोलेट मरीज है, जहां सबसे ज्यादा मरीज निकल रहे हैं, ज्यादा मौतें हो रही है। बाकी गांव की अगर बात करें तो प्रशासन ने एक 5 गांव का एक नाम जो सूची भेजी थी, वो उन्हीं में सबसे ज्यादा प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि उन 5 गांव के अंदर किस गांव में जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अभी तक क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं सीएम के पहुंचने को लेकर के? आप मेरे ख्याल में कोविड कमांड सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं पवन। जी पूजा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कोविड कंट्रोल रूम के बाहर खड़ा हूं और यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिस लाइन है जहां हेलीपैड बना हुआ है और वहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा। और इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर एडीजी राजीव सबरवाल कैंप किए हुए हैं और एसपी, एसएसपी अभिषेक यादव और डीएम सभी पुलिस फोर्स पूरा अमला मुजफ्फरनगर में आया हुआ है। जो बाहर से इनकी पूरी एस्कॉर्ट आती है लखनऊ से मुख्यमंत्री की, वो कल आ गई थी और वो इस वक्त पूरा कैंप किए हुए हैं और लगातार हेलीपैड पर नजर होना ये है। और आपको बता दूं मैं पूजा, बता दूं, इस वक्त हेलीपैड जो है वहां पर मीडिया की एंट्री बैन की हुई है। केवल वहां 5 विधायक और एक मंत्री की एंट्री है। हम लोग जब हेलीपैड पर कवरेज के लिए गए तो हम लोगों को वहां पर एंट्री बैन करने के लिए जो संबंधित अधिकारी वहां लगा था उसने मना कर दिया। ठीक है पवन, अभी आप अपने पीछे का थोड़ा सा नजारा दिखा दीजिए तमाम दर्शकों को। मेरे ख्याल में तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं, पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी हैं सीएम के पहुंचने को लेकर के। क्या हलचल नजर आ रही है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे साथ लगातार जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वहां पर जिला पंचायत सभागार है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग करेंगे, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, हर पूरा फोर्स से कवर किया हुआ है। और मैं आपको पूजा इस वक्त दिखा दूं, जहां मैं कैमरा मैन लेके जा रहे हैं पीछे कोविड कंट्रोल रूम है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ पर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे और ये फोर्स लगी हुई है मेरे साथ, आप देख सकते हैं। ये वार्ड कंट्रोल रूम है, ये कार्यालय जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट है। और मैं आपको कोविड कंट्रोल रूम पर लेकर चलता हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे। ये कोविड कंट्रोल रूम है, जहां आप देख सकते हैं, ये यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोविड कंट्रोल रूम में निरीक्षण करेंगे। ये बिल्कुल पीछे कोविड कंट्रोल रूम बना हुआ है, जहां पर पुलिस का पहरा है, यहाँ पर किसी की भी एंट्री बैन है। और मेरे पीछे डीएम साहिबा की गाड़ी खड़ी है और ये एक बड़ा जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल,
रूम यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है पवन, तमाम तस्वीरें हमने देखी और जिससे इस बात की तस्दीक भी हो गई है कहीं ना कहीं कि सीएम पहुंचेंगे तो तैयारियां व्यापक कर ली गई हैं और सबसे बड़ी बात ये होगी कि स्थिति इस समय जिले की क्या है उसको मॉनिटर करने का काम सीएम खुद करने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोन लाइन पर संकल्प हमारे साथ में जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। संकल्प, क्या कुछ अपडेट है? 1 बजे तक सीएम को पहुंचना है सहारनपुर में, तैयारियां क्या हैं? संकल्प, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो सीएम योगी लगातार सूबे में मैराथन दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब बारी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की है। कल सीएम 3 जिलों के दौरे पर थे। 3 जिलों में नाम मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का था। आज रुक किया है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का। मुजफ्फरनगर में हालांकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पहले इस बात का ऐलान किया गया था कि भाई हम मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरने ही नहीं देंगे। किसान बेल्ट है, पश्चिमी बेल्ट है, राकेश टिकैत का गढ़ है मुजफ्फरनगर। ऐसे में सीएम के हेलीकॉप्टर को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आई उसके बाद हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह क्लियर भी किया गया कि ठीक है आने दीजिए, हम नहीं रोकेंगे सीएम को। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से प्रदेश को बचाने के लिहाज से टीकाकरण अभियान को और ज्यादा विस्तार दिया है। प्रदेश में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण 23 जिलों में किया जाएगा। कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिहाज से राज्य सरकार आज से प्रदेश के 5 और जिलों में टीकाकरण की शुरुआत करने वाली है। इन जिलों में मिर्जापुर, बांदा, गोंडा, आजमगढ़ और बस्ती शामिल होंगे। इन मंडलीय मुख्यालयों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण अभी शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 1 मई से उत्तर प्रदेश में 9 जिलों में 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 11 जिलों का नंबर आया, फिर 17 इसकी संख्या बढ़ा करके की गई। अब 23 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 2200 एम्बुलेंस महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहेंगी, यानी कि रिजर्व रहेंगी। गांवों में संक्रमण रोकना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। गांवों में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है और लक्षण वाले सभी लोगों को मेडिकल किट दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में अभी से ही विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। गांवों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिस तरीके के स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं उनसे साफ तौर पर झलकता है कि इस समय सूबे में सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो है गांव। तो वहीं बाबा केदारनाथ के कपाट करीबन 6 महीने के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए हैं। पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी कोविड-19 के कारण कपाट उद्घाटन के दौरान श्रद्धालु नहीं रहे। इसके अलावा मंगलवार को यानी कि कल चमोली में स्थित भगवान बद्रीनाथ के भी कपाट ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यहां भी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी। कोविड के संबंध में उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने के दौरान वहां पर तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी खाली मौजूद रहेंगे और इनमें से सिर्फ 25 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 4 धामों के नाम से मशहूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट हर साल 6 महीने के लिए शीतकालीन अवकाश के बाद अप्रैल मई में श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। तो बाबा केदारनाथ का धाम ब्रह्म मुहूर्त में आज खुल चुका है और सबसे बड़ी बात, कई टन फूलों के साथ बाबा केदारनाथ के धाम को सजाया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है? बाबा का धाम खुल गया है लेकिन अभी श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। हाँ पूजा, बिल्कुल। आज जो बाबा केदारनाथ के जो धाम है वो खुल गए हैं। सुबह हम बता दें कि सुबह करीबन 3 बजे पूजा अर्चना करी गई।
और करीबन 5 बजे के बाद उसके बाद जो बाबा जो केदारनाथ के हैं उसके कपाट खोले गए हैं, क्योंकि इसके अंदर ये देखने लायक बात ये भी थी कि करीबन 11 कुंटल से जो बाबा केदारनाथ का मंदिर सजाया गया है, पर जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने एक साफ कर दिया था कि चारधाम यात्रा इस बार नहीं होगी कोरोना काल को देखते हुए, तो इसलिए जो केदारनाथ के जो धाम खुले थे, सिर्फ जो देव स्थानों जो ट्रस्ट के सदस्य थे, इसमें जो जिलाधिकारी थे और जो पुजारी थे, सिर्फ उनकी ही उपस्थिति में जो बाबा जो केदारनाथ के जो कपाट है वो खुले और उनकी पूजा अर्चना हुई। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आरती की गई, विशेष आरती की गई इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और जिसके अब जो कल की तरफ अगर हम बात करें, कल मंगलवार को हमारे जो बद्रीनाथ है उसके कपाट भी खुल जाएंगे, पर ये भी सूक्ष्म रूप में खुलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर कोरोना का इस समय संकट बना हुआ है उसको देखते हुए कि चार धाम जो यात्रा है उनके स्थगित है और उसके जो कपाट है, जो कपाट सूक्ष्म रूप से खोले जा रहे हैं पूजा। ठीक है मनीष, आज हम बात कर रहे हैं कि बाबा के धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं या स्ट्रिक्टली बैन है अभी कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए? ये क्या गाइडलाइंस है, एसओपी में क्या किस बात का जिक्र है? एक बार आप तमाम दर्शकों को बता दें ताकि उनको असुविधा ना हो। हाँ पूजा, बिल्कुल। इस बार जो कोरोना के जो बढ़ते हुए जो केसेस निकल रहे हैं देश के अंदर, उत्तराखंड भी इससे कहीं अछूता नहीं रह गया है। इसको देखते हुए तो मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा पूर्णतः स्थगित कर दी गई है कि अभी तक इसका जो समय निर्धारित नहीं करा गया है पूजा, और ये जो आगे अनिश्चित काल के लिए इन्होंने जो यात्रा है ये स्थगित करी गई है जब तक कि कोरोना काल ये बना रहे। इसके लिए जो गंगोत्री, यमुनोत्री और जो हमारे बद्रीनाथ और जो केदारनाथ की जो धाम है, ये सिर्फ यहाँ पर जो पुजारी हैं, सिर्फ पुजारी और जो देवनाथ जो बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके अलावा यहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं रहेगा और यात्रियों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इसलिए जो हमारे दर्शक हैं वो उत्तराखंड ना आए, क्योंकि चारधाम यात्रा इस समय स्थगित है और अनिश्चित काल के लिए स्थगित मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की कर दी है पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मनीष हमारे साथ में जुड़े हरिद्वार से, जिन्होंने साफ तौर पर आपको बताया है कि बाबा के धाम जरूर खुल गए हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से खोले गए हैं। तो आप उत्तराखंड का रुख ना करिए, यहीं से बाबा का स्मरण कीजिए कि महामारी की इस चपेट से देश मुक्त हो जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन में भले ही उत्तर प्रदेश में अब रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन मृतकों की संख्या लगातार टेंशन दे रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 10,682 मामले ही सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे की अगर बात करें तो 311 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। एक दिन में 24,837 लोग इसके कहर से उबरे हैं। अब प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस की संख्या 1,63,003 है। शनिवार को इनकी संख्या 77,643 थी। प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या टोटल आपको बता रहे हैं, टोटल क्या है वो समझ लीजिए, 17,546। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यह आंकड़ा टोटल है, यानी कि जब से कोविड स्ट्रेन स्टार्ट हुआ है सेकेंड स्ट्रेन, तब से लेकर के ये अब तक का आंकड़ा है। तो वहीं नए मामलों की तुलना में दुगने से ज्यादा मरीजों के स्वस्थ होने के कारण कोरोना के सक्रिय केसेस में और कमी भी दर्ज की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम सरकार को नजर आए। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्फ्यू को 17 मई से बढ़ाते हुए 24 मई तक कर दिया। इसके निर्देश भी जारी हो चुके हैं, जिसको लेकर के मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हर बार लॉकडाउन बढ़ जाता है लेकिन एसओपी जो होती है, शासनादेश जो होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस में क्या है वो आपको बता देंगे कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 24 मई को सुबह 7 बजे तक लागू रहने वाला है। इस दौरान कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानें खोली जाएंगी। पहले ये नहीं खोली जानी थी, अब ये खोली जाएंगी। यानी कि खाद हो गया, खाद के अलावा अगर कीटनाशक दवाएं चाहिए, बीज चाहिए, तो किसान भाई जो हैं वो इन दुकानों से खरीद सकते हैं। ये दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अलावा पिछले आदेशों में जारी की गई शर्तें यथावत रहने वाली हैं, यानी कि और कोई चेंज नहीं है इसके अलावा।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। अमेठी के गांव हीरामऊ में एक महीने में 18 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मौत का कारण नहीं पता चल रहा है। ग्राम प्रधान मोतीलाल ने बताया है कि गांव में करीबन 20 मौतें हुई हैं। ये नहीं पता चल पा रहा कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, लेकिन सही जानकारी नहीं जुट पा रही है। टीम जो आई उसने न सैंपलिंग की न जांच की, अस्पताल में दवा दी गई और चलते बने। तो वहीं इस पूरे मामले में स्थानीय सीएमओ आशुतोष दुबे का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों को स्वास्थ्य केंद्र पर आना पड़ेगा, वैक्सीन गांवों में नहीं लगा जा सकती है। लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें दवा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या स्वास्थ्य महकमा किसी एक क्षेत्र के लिए इतना ढीला रवैया अपना सकता है क्या? एक हफ्ते के अंदर 18 से 20 लोगों की जान चली गई है। मातम पसरा हुआ है इस गांव के अंदर। सड़कों पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है, दूर दूर तक आदमजात नजर नहीं आता। ऐसी परिस्थितियों में क्या टेस्टिंग ना करना, सिर्फ लक्षण दिख रहे हैं और दवाएं दे देना, क्या ये पर्याप्त है? क्या लोगों को भरोसा देना पड़ेगा कि किसी भी विकट परिस्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए स्वास्थ्य महकमा खड़ा है उनके साथ में। मौत का सही पता नहीं लग पाया। मौत हमारे गांव में 17, 18, 20 तक मौतें हुई हैं, मगर सही जानकारी नहीं हो पाई किस वजह से लोग मर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम आई मगर कोई सही जानकारी नहीं जुटा पाई। तो क्या जब मौतें हुई हैं उसके बाद में स्वास्थ्य महकमे ने यहाँ पे सैंपलिंग की है या लोगों की जांच की है? जी नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं की, न कोई जाँच की है। केवल दवा दे के अस्पताल में चले गए। हमने जो है चिकित्सा अधीक्षक जगदीशपुर को निर्देशित किया था, वो अपनी पूरी टीम के साथ 2 दिन पूरी ग्राम सभा में भ्रमण किया था। वहाँ पर भी संक्रमण की कार्रवाई की थी। वहाँ पर जो संदिग्ध लोग थे उनको उनकी सैंपलिंग कराई गई थी और जो लोग लक्षण युक्त थे उनको जो है दवाएं दी गई थी। उनके दौरान उन्होंने पाया था कि वहाँ पर जो है 6 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव थे और वो कोरोना से होम आइसोलेशन से ठीक हो चुके थे। इसके अलावा वहाँ पर एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर कुल जो है 14 मौतें और हुई थी, जो कि 15/4 से लेकर के 5/5 तक बीच में हुई थी। और ये सब ज़्यादातर मौतें जो हैं उम्र की वजह से, अधिक उम्र के थे। इसमें ज़्यादातर लोग जो है 75 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष के लोग थे। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के औरैया जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक इंद्रपाल सिंह का रविवार को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। इंद्रपाल को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह से 23 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज सैफई उनको भर्ती किया गया था। 2 दिन पहले उनकी हालत बेहतर बताई जा रही थी, लेकिन रविवार को उनका दुखद निधन हो गया। तो वहीं लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सपा सांसद मोहम्मद आजम खान की हालत में सुधार हो रहा है। मेदांता हॉस्पिटल की ओर से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के हिसाब से कोविड के कारण गंभीर संक्रमण की वजह से खान को अभी भी आईसीयू में रखा गया है, लेकिन उन्हें पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ रही है। आजम खान की तबीयत बेहतर और संतोषजनक है। उनका इलाज गंभीर संक्रमण प्रोटोकॉल के तहत मेदांता क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा है। आपको बता दें कि आजम खान को और उनके बेटे को 9 मई की शाम को कोरोना संक्रमण के चलते मेदांता में भर्ती किया गया था। उनके बेटे की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं इस बार माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां नहीं होने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई 20 मई से ऑनलाइन माध्यम से जारी रहने वाली है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने निर्देश जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की वजह से ये फैसला लेती नजर आई है। ये आदेश प्रदेश के सभी माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर लागू होगा। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया है कि अध्यापक अगर कोरोना संक्रमित हैं तो भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है कि इस बार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां नहीं होने वाली हैं। और साथ में अहम फैसला इस बात का भी कि अगर अध्यापक कोरोना संक्रमित हैं भी तो भी वो वर्चुअली बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने मांग की है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने के बाद कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है कि अब तक 1600 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जिन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी दी थी। इससे पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद संक्रमित होकर मृत हुए 706 शिक्षकों की सूची संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी थी, माफ कीजिएगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी माना है कि इन शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? शिक्षक संघ की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है और उनसे डिटेल्स मांगी गई हैं कि कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। शिक्षकों ने यूपी सरकार से मुआवजे की मांग करी है और सूची आपको मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। 1600 शिक्षकों की मौत हुई है। बात करें, लगातार शिक्षक संघ इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ता रहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, शिक्षकों को वहां पर बाध किया गया था, यहां तक कि जिस तरीके से। ठीक है अनूप, अपनी बात आप पूरी कर लें। तो शिक्षकों ने यूपी सरकार से मांग करी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए। अब तक 1600 शिक्षकों की मौत पंचायत चुनावों में ड्यूटी के दौरान हुई थी। पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो शिक्षक जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है और पंचायत ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके परिवारजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया ही जाए। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रशासन ने शवों को गंगा में प्रवाहित करने और नदी के किनारे शव दफन करने पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद फाफामऊ शमशान घाट पर शव दफन किए जा रहे हैं। शमशान घाट पर पुलिस का पहरा है और नगर निगम की सुरक्षा गार्ड भी तैनात हैं। इसके बावजूद भी लोग जौनपुर से महिला का शव लेकर आए और रेल पुल के नीचे गंगा की रेत में दफन कर दिया। बताया जा रहा है कि शव दफनाने के लिए जब गड्ढा खोदा जा रहा था तभी वहां पर किसी की ड्यूटी नहीं थी। एक पुलिसकर्मी को सूचना भी दी गई, लेकिन पुलिसकर्मी ने यह कहकर बात को टाल दिया कि गरीब लोग हैं, इनके पास शव जलाने के लिए पैसा नहीं होगा, दफन कर लेने दो।